चलें, आज हम करने जा रहे हैं जी पेपर नंबर 1 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये आपके पास है 5070 और 11, ठीक है। मे जून 2015 और 1 आवर इसका टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन apparatus shown is being used to separate the mixture of two liquids. A thermometer is missing from the apparatus. ठीक है, thermometer नहीं है. Where should the bulb of the thermometer be placed? Bulb of the thermometer be placed. So bulb of the thermometer should be placed over here. Okay, so that the vapors which are going to be evaporated, which are crossing this fractionating column, and their temperature must be measured by thermometer on the place B, okay, on the point B. तो B की जगह पे इसका होना चाहिए बल्ब, ताकि जो यहाँ से वेपर जा रहे हैं यहाँ से इसके साथ टच करें और उसका टेम्परेचर हमें पता चल जाए कि अल्कोहल एथेनॉल जा रहा है तो 78 है, वाटर जा रहा है तो 100 है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आ जाए। बी इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ टू रिएक्शंस ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अच्छा, फर्स्ट क्या है, एक्सेस एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, देखें, टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ टू रिएक्शंस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। वी हैव एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, वी डोंट नो व्हाट इज दैट सॉल्ट। ठीक है, तो आप ज़रा देखें रिएजेंट्स में, ज़रा देखें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं कि क्या चीज़ है वो। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो येलो प्रेसिपिटेट याद रखें कि सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो उसके साथ क्या चीज़ आएगी, सिल्वर आयोडाइड के बनते हैं, AgI के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसका मतलब है कि वो जो भी साल्ट होगा उसके साथ आयोडाइड तो लाजमी होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, कैल्शियम आयोडाइड है। तो ज़रा देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है। अगर हम ले लेते हैं कैल्शियम आयोडाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, तो आप ज़रा देखोगे आपके पास क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस प्लस 2NaI बनेगा। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया। तो ये CaOH ट्वाइस जो है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कैल्शियम आयोडाइड है। और सेकेंडली चीज़ आप देख रहे हैं, तो कैल्शियम आयोडाइड को हम यहाँ पे ले लेते हैं और साथ क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो उसके साथ आप ज़रा देखें तो आपके पास AgI बनेगा, AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये आपके पास इनसॉल्युबल है और इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, और साथ आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ट्वाइस। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, CaI2 होता है वैसे। अच्छा, तो ये ज़रा देखें आपके पास क्या बनेगा, 2AgI। तो आपके पास ये येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इट मीन्स दैट सॉल्ट इज़ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयोडाइड। कैल्शियम आयोडाइड इटसेल्फ इज़ द सॉल्युबल, लेकिन उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होता है। बेसिकली रिएक्शन एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है। तो कैल्शियम आयोडाइड अगर हम लेते हैं तो उसके साथ सिल्वर आयोडाइड बनेगा और इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजिंग। अच्छा, लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजिंग विच रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इससे तो अफेक्ट करता है। लाइमस्टोन पार्टिकल साइज, इससे सरफेस एरिया अफेक्ट होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। रीज़न क्या है कि एक साइड पे लाइमस्टोन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और एक्वस हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई गैसियस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं तो इसकी क्या होती है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है इसकी भी। ठीक है, और आपस में रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करेगा, लेकिन प्रेशर से कोई असर नहीं करेगा। प्रेशर का असर सिर्फ होता है इन केस ऑफ गैसेस। Question number 4. The particle contains 34
protons, 45 neutrons, and 36 electrons. Which symbol is the correct for the particle? 34 protons and 36 electrons. It means 2 electrons are more than the protons. तो साइन कौन सा होना चाहिए? -2 होना चाहिए. पहले तो ये बात देखें, ठीक है. प्रोटॉन्स 34 हैं तो 34 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से मतलब क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है. बाकी देखें तो बाकी के पास कोई नहीं आ रहा. पहला ही क्लू जो है हमारे पास, ठीक है. और 35 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 34 बन जाएगा, सॉरी 34 प्रोटॉन्स हैं तो. और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इट बिकम्स एटॉमिक मास 79. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. Which molecule contains 3 shared pair of electrons between two of its atoms? तो कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, इस तरह इसके बॉन्डिंग है जिसमें 4 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, ये इथीन है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये साथ हाइड्रोजन, ठीक है. इसमें देखें तो आपके पास कितना बन जाता है? 6 बन जाते हैं. 2 2 4 2 6. और ऑक्सीजन को देखें तो इसके साथ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयरिंग में हिस्सा ले रहा है, ठीक है. एक इधर से इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से. ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाला है, शेयरिंग वाला है. नाइट्रोजन को देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है. तो इट हैज़ 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. व्हाट हैपन्स व्हेन द सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स? सोडियम क्लोराइड मेल्ट होगी तो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड तो होते नहीं है, ये भी गलत हो गया. इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द एटम्स. इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज नहीं होते. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस आर ओवरकम. हाँ, ये बात है. मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इनटू द आयंस. मॉलिक्यूल्स होते नहीं है सोडियम क्लोराइड के, ये भी रॉन्ग हो गया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम और क्लोराइड जो होती हैं वो ब्रोक डाउन हो जाती हैं. इज ब्रोकन डाउन, ठीक है. ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उसकी वजह से दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली. ओके. This compound contains only 8 covalent bonds. तो इसमें आपको ना स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी. तो देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, साथ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है. सारे मैं ओपन इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वेरी ओपन स्ट्रक्चर. CH2 हो गया. उसके बाद ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 बन जाते हैं, ये भी नहीं है. अच्छा, इसमें देखें तो कार्बन और दूसरी कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और O और H. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. तो इसमें 8 कोवलेंट बॉन्ड है. बाकियों को भी देख लेते हैं, ठीक है. बाकियों देख लें. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. और इसमें देख लें 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन और फिर आगे हाइड्रोजन. ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे फिर ऑक्सीजन और साथ हाइड्रोजन. देखें 2 2 2 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 आ जाते हैं, ये भी गलत हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें 9 आ जाते हैं, ये भी गलत हो जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच सब्सटेंस हैज़ मेटेलिक बॉन्डिंग? मेटेलिक बॉन्डिंग यानी कि वो दोनों स्टेट में क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं. तो देखें, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से वो जो मेटल होती है वो कंडक्टर होती है इन केस ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड. ओके, एंड इन द सॉलिड एज वेल. तो सी और डी ये दोनों तो हो गया गलत, ठीक है. कनेक्टिविटी को सिर्फ देखें. अब ज़रा देखते हैं कि स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. तो इसके ऑक्सीजन के साथ जो जब भी रिएक्शन होता है ना, मेटल है जो कि कंडक्टर है, हम कह लेते हैं कि सॉलिड में भी कंडक्ट कर रही है, लिक्विड में भी कंडक्ट कर रही है, लेकिन जो उसका ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आप कोई भी ऑक्साइड ले लो, मेटल ऑक्साइड ले लो, तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा. मेटल ऑक्साइड आर सॉलिड्स. A gas cylinder is placed in each of the 4 corners of the square room. एक आपके पास स्क्वायर रूम है, ठीक है. इट्स नॉट स्क्वायर आई थिंक. चलें, आप स्क्वायर इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, यूँ करके. अच्छा जी. तो गैस सिलेंडर इज प्लेस इन ईच ऑफ द 4 corners of the square room. Each cylinder contains a different gas stored under the same pressure. The gases are released at exactly the same time. एक ही टाइम पे ये 4 सिलेंडर हैं डिफरेंट जो कि प्लेस किए हुए हैं, ठीक है. और एक ही टाइम पे एक ही प्रेशर के ऊपर, ठीक है, इनको रिलीज़ किया जाता है. विच गैस विल रीच द सेंटर ऑफ द रूम फर्स्ट? यहाँ पे पहले कौन पहुँचेगा?
तो वो पहुंचेगा जिसका मैस कम होगा। आपको पता है ना कि डिफ्यूजन जो होती है, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मालिकुलर मास, रिलेटिव मालिकुलर मास, ठीक है। तो ज़रा देखें अमोनिया कितना होता है, 14 + 3 17 हो गया, आर्गन का 18 हो गया, कार्बन का 12 + 16 हो गया, ऑक्सीजन का 12 + 16 28 इसका मैस हो गया, क्लोरीन का 35.5 और दो का कितना हो जाएगा 71। तो किसका मैस का जिसका मैस कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अमोनिया पहले पहुंचेगी। आर्गन का 18 इसका होता है एटॉमिक नंबर, होता है एटॉमिक मास इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। एटॉमिक मास इससे भी ज़्यादा होता है, 18 तो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मास इससे भी ज़्यादा होता है। तो उसको दिस इज सी। तो बहरहाल अमोनिया का जो आपके पास जो इसका मास होता है 17 होता है, विच इज़ लेसर देन ऑल ऑफ दीज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses ऑफ ऑल ऑफ दीज gases, so that's why it will reach the center first. Okay, so powdered calcium carbonate reacts with the hydrochloric acid to produce the calcium chloride, water and carbon dioxide. पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पाउडर फॉर्म में है, रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें ये आपके पास पहली जो इक्वेशन है, ये तो आपके पास फुल इक्वेशन आपको दे रही है, ठीक है। तो ज़रा आप देखें कि इसमें आपके पास एक्वस वाले जो होते हैं ना, देखिए पहले वो क्या कहता है, पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करती है टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड देती है, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बट वी हैव टू चेक इट्स आयनिक इक्वेशन। दिस फर्स्ट इक्वेशन इज द फुल इक्वेशन, इट इज़ नॉट द आयनिक इक्वेशन, ओके। तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या आपने। एक्वस जिनके साथ लिखा हुआ है ना, उसको तो आप आयंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे, इसके दो क्लोराइड इसके दो क्लोराइड के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से ये जो लिक्विड है ये कोवलेंट है, ये गैस है ये भी कोवलेंट है, ये सॉलिड है ये भी आपके पास सॉलिड है, इनसॉल्युबल है, तो ये तो ब्रेक डाउन होंगे नहीं। तो बस ये जो एक्वस वाले होंगे, इस पहले इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए ना असल में आंसर की तरफ जा रहे हैं। एक्वस सेल जो होते हैं वो आयंस में जाएंगे, 2H+ जाएगा प्लस 2Cl- होगा, ठीक है। तो इसके जो क्लोराइड हैं इसके क्लोराइड के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो इक्वेशन बचेगी आपके पास, ऑप्शन जो आपके पास सही ऑप्शन बनता है वो ये वाला बनता है। हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें दोबारा ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम आखिर में जाते हैं कि आपके पास आयन इक्वेशन होती क्या है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट इट विल रिमेन एज इट इज सॉलिड, और 2H+ एक्वस, क्योंकि इधर से कोई है नहीं कि जो उसके साथ कैंसिल हो, Ca+2 एक्वस, H2O लिक्विड रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी। सिर्फ क्लोराइड आयंस जो होते हैं ना वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीइंग द स्पेक्टेटर आयंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने पहले इक्वेशन इसलिए यूज़ की है कि हमें दोबारा ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसको फुल ये आपके पास रिएक्शन है, ये आने की इक्वेशन नहीं थी। फिर मैंने आपको बताया कि जो एक्वस वाले होते हैं उसके जो आयन सिमिलर होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जो सॉलिड हो गया या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी ये तो आयंस में कन्वर्ट होते ही नहीं है, ये कोवलेंट है। या फिर सॉलिड है तो इसका मतलब है कि ये इनसॉल्युबल इन द वाटर है। सो व्हाट इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। तो आप ज़रा देखें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, सिंपली इसमें देखें कॉपर का 64 होता है, सल्फर का 32 होता है, 16 फॉर वन ऑक्सीजन एंड फॉर 4 इट विल बिकम 64, गुड। तो 5 18 ज़ार 90, 18 होता है ना एक वाटर का, और मल्टीप्लाई 5 90, तो आपके पास 250 बन जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 dm³ ऑफ अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। देखें अमोनिया गैस होती है, ठीक है, इसको ऊपर से गुजरती है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्म्ड व्हेन measured at the same temperature as the ammonia। तो ज़रा हम अमोनिया को कंपेयर करते हैं, NH3 रेशो नाइट्रोजन। तो जो इनकी मोलर रेशो है ना, क्योंकि दोनों गैसेज है ना, ठीक है, तो आपको मैंने बताया है स्टोकियोमेट्री के अंदर कि इनकी जो मोलर रेशो है वही इनकी वॉल्यूम रेशो होगी, 2:1। तो अगर 1 dm³ अमोनिया है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, x, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1,
एंड x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 50 कर लें pm³ मतलब इसके 2 मोल्स, इस गैस के 2 मोल्स इस गैस का 1 मोल बनाते हैं। ठीक है, और अगर इसका 1 dm³ है, पहले होती है ना मोलर रेशो, मोल्स के रेशो, फिर उसके बाद हम लेते हैं वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो इसका अगर 1 dm³ है तो इसके कितने बनेंगे, क्योंकि जो मोलर रेशो होती है वही वॉल्यूम रेशो होती है, यू मस्ट नो दैट। ठीक है, तो इसका 1 dm³ है तो इसका कितना होगा, इसका हाफ बनेगा। ठीक है, तो 0.50। दिस इज जस्ट फॉर गैसेस। What are the correct anode, positive electrode, and cathode products when aqueous copper sulfate is electrolyzed with copper electrodes? इलेक्ट्रोड्स किसके हैं, कॉपर के हैं, इनर्ट नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़रा आप देखें आपके पास ये क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस है। तो ज़रा देखें, इसको हमने कनेक्ट करते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको हम क्या देते हैं, कैथोड है, और ये क्या है जी, एनोड है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, बेसिकली ये कॉपर के बनी हुई हैं, तो यहाँ पे कॉपर ही जो होगी ना उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, कॉपर+2 हो जाएगा और साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये कम होना यानी कॉपर आयंस बनेंगे। ठीक है, कॉप एट द एनोड द एक्वस कॉपर आयंस विल बी फॉर्म्ड, नॉट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा आगे देखें, ये जो कॉपर होती है ये क्या करता है, यहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कॉपर+2 है तो ये क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कैथोड से उधर से आ रहे हैं, तो कॉपर सॉलिड बन जाएगी एंड इट विल डिपॉजिट ऑन दिस। ठीक है, इसका साइज कम होता जाएगा, कॉपर आयंस बनते जाएंगे और इसको साइज ज़्यादा होता जाएगा। तो तो अब ज़रा देखें, एक्वस कॉपर आयंस बनेंगे और साथ हाइड्रोजन गैस, ये भी गलत हो गया। तो आगे बस क्या बनेगा, एक्वस कॉपर आयंस बनेंगे एनोड के ऊपर। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू, ये एक्वस बन रहा है, A³ है। ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है, कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या बन रहा है कि कॉपर मेटल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसके ऊपर, और आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर विल नॉट बी चेंज्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। concentration of the copper sulfate will not be changed, so its color will also remain same। यहाँ से ऑक्सीडाइज होगी कॉपर, यानी कि ये जो प्योरिफिकेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, वो वाला प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड, NaCl, Na+ और Cl-, और कंसनट्रेटेड है। ठीक है, और साथ क्या है, H+, एक्वस है ना, H+ और OH-। तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का इसमें कोई असर नहीं होगा क्योंकि इनर्ट है ना। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड है तो यहाँ से क्लोरीन जाएगी, तो क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन जाएगी, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेटेड होने की वजह से इन्वर्स हो जाएगा इसका जो ट्रेंड है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये कैथोड पे रिलीज होगी और ये एनोड पे। तो क्लोराइड आयंस ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन टू द नेगेटिव आयंस, क्लोराइड खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू द सॉल्यूशन टू द सोडियम आयंस, सोडियम की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं। गलत, गैसेज आर गिवन ऑफ एट द बोथ इलेक्ट्रोड्स, हाँ ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दोनों जाती हैं दोनों से। सोडियम इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सोडियम नहीं बनती हुई, सोडियम ठीक है आयन डिस्चार्ज होती ही नहीं है। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द of a chemical reaction, two energy changes are labeled x and y। तो अब ज़रा देखें विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या चीज़ है, आप ज़रा देखें, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आप इसमें अंडरस्टैंड करें कि आपके पास जो बेसिकली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, ये बताता है कि आपके पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो जो ये वाला जो एक बैरियर होता है ना, जितनी यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है इतनी ही वो क्या होती है, रिलीज होती है।
इक्वल होती है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता। तो हम एक्स को, तो ये एक्टिवेशन वेरियर है, जितनी इसमें यूज़ होगी इतनी रिलीज होगी। बेसिकली जो आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है, जिसको आप यूँ लिखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आप रिएक्टेंट लिखते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे ये कहते हैं आप एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज एक्स एंड वाई, नहीं, सिर्फ एक्स है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्स, नहीं, वो तो वाई है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज एक्स प्लस वाई, नहीं, ये भी नहीं है। एक्सोथर्मिक है, ये ठीक है, गुड। Okay, so question is, in the curve, one was obtained by observing the decomposition of 100 cm cube of 1 mole per dm cube हाइड्रोजन peroxide catalyzed by manganese oxide। तो अब ज़रा देखें, हाइड्रोजन peroxide जो होती है, मैंगनीज ऑक्साइड जो होता है MnO2, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो ये इसकी डिकम्पोजिशन को स्पीड अप कर देता है। वैसे डिकम्पोजिशन तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की होती रहती है वाटर और ऑक्सीजन में, लेकिन जब मैंगनीज ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं तो ये स्पीड अप हो जाता है। तो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि आपके पास इन द ग्राफ कर्व वन वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये आपके पास वन आया। तो अब ज़रा देखें टू को। वन में जो आपके पास ग्रेडियंट है ना, वो ज़्यादा स्टीप है, तो उसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। और जो स्टीपर द कर्व, स्टीपर द ग्रेडियंट, ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। और यहाँ पे देखो तो आपके पास ये स्टीप नहीं है, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लो है। तो क्या चीज़ हमने ऐड किया, विच अल्ट्रेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कंडीशन वुड प्रोड्यूस द कर्व टू, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लोअरिंग द 0.1 मोल। पहले ये 1 मोल था और ये 0.1 मोल है पर डी क्यूब, तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। अब डाइल्यूट हो जाएगा तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी कोलिजन भी कम होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लोअर इन द टेम्परेचर, इट हैज़ नो कंसर्न विद द टेम्परेचर। यूजिंग लेस मैंगनीज ऑक्साइड, वो तो हम यूज़ लेस ही करते हैं, वैसे भी कैटलिस्ट कम इस्तेमाल होता है। यूजिंग ए डिफरेंट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है, अगर हम यूज़ डिफरेंट भी कर लेते हैं तभी रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा तो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, कि जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है ड्यू टू लो कोलिजन्स। द इक्वेशन शोज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द आयरन क्लोराइड एंड द क्लोरीन गैस। तो आप देखें आयरन क्लोराइड क्लोरीन गैस के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन है। विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन, रिडक्शन प्रोसेस। ज़रा आप देखें ना, एफ ई क्या होता है, +2 है ना, क्योंकि ये -1 है मल्टीपल 2, तो -2 है, तो ये +2 से क्या बन जाता है, ये एफ ई +3 बन जाता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गई है, आपको पता है ना, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो उसमें 3 करते हैं तो +3 बन जाता है, ठीक है। तो दोनों लेस ऑक्सीडेशन है। दूसरा देखें, आपके पास क्लोराइड है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो माइनस है, तो आपके पास क्या बनाता है यहाँ पे, बल्कि माइनस है तो वो तो माइनस ही रहता है, ठीक है। तो बताए इसको आप ज़रा देखें, ये जो क्लोरीन है ये ज़ीरो है, और ये भी यूज़ अप होके आगे जो क्लोरीन बन रही है क्या बन रही है, माइनस बन रही है, तो उसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है और 2 क्लोरीन के या Cl2 मालिक्यूल है, ठीक है, फ्री स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और 2 क्लोरीन के, सर बी आंसर है। हाँ बी आंसर है इसमें। इसको सिंपली अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। हियर इज आल्सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट द रिडक्शन। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इसके अंदर हो नहीं रहा, ये रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन इसके अंदर ये वाला सीन नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पास बी ऑप्शन है। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स ऑक्साइड्स। ज़रा देखें, आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो आपके पास एम्फोटेरिक होती है, पहले भी गलत दूसरे भी गलत। दूसरा देखें K2O, ये आपके पास, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है ना, आपको पता है मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है,
ठीक हो गया। ये भी मेटल ऑक्साइड है, ये भी बेसिक होती है, तो एम्फोटेरिक ये वाली नहीं हो सकती। ये ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये एस्टिक होती है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, एसिड और बेस दोनों तरह काम कर सकती है। ये दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं, तो ये दोनों बेसिक हैं। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो ये क्या है, एस्टिक है। वे सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम पोटासियम और सोडियम के तमाम साल्ट्स जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इनसॉल्युबल की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट दोनों सॉल्युबल होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, यू नो दैट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है। अब देखते हैं ना, अब लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और S लिखते हो। वाई डू यू राइट S, वाई डोंट यू राइट AQ? बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एक्वा सोल्यूशन, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल इन द वाटर। In which of these equilibrium is the forward reaction favored by an increase in pressure? यानी कि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, स्पीड अप होगा। तो ज़रा देखना, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लेस, आपके पास यहाँ पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर मोल्स होने चाहिए। आप क्या करोगे, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो ज़्यादा मोल्स अपने आप को लेस मोल्स की तरफ लेके जाएंगे, तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे 2 मोल्स हैं और 1+1, तो इसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये ज़्यादा मोल्स की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स से 1 मोल की तरफ जाएगा, इसमें रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। 2+1 3 मोल्स इसमें हैं, और आगे देखें तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं। हाँ, यहाँ पे आप दोनों ये दोनों गैसेज जो है ना, जी सही है सर। ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। और इसमें भी देखें तो इसमें भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हैं, ये भी गलत है। The contact process, the Haber's process, and the hydrogenation of the fat all involve the use of the catalyst. तो ज़रा अब देखें हाबर प्रोसेस के अंदर, तो आपको क्लियर है कि आपके पास क्या है, आयरन इस्तेमाल होती है। हाइड्रोजनेशन के अंदर आप निकल कहते हैं, ठीक है। 250 से या 200 से 250 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, निकल यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स whether the catalyst used in which process is an element or a compound। contact process में ना, आपको बता देता हूँ, वैसे आपको मैंने टीच भी किया था, ये बाद में बता दूंगा, इसमें मज़ीद क्लियर कर लूँगा। एक एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम यस सर। यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ठीक है, और SO3 बनता है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, तो एलिमेंट भी नहीं है, ये कंपाउंड है। हाबर प्रोसेस में एलिमेंट आ जाता है, आयरन और निकल भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हाबर प्रोसेस में आयरन कंपाउंड नहीं है भाई, ठीक है, निकल भी कंपाउंड नहीं है। इफ यू नो दीज catalysts then you can tell here their states are their forms, okay। which element is sodium? तो देखें, सोडियम स्टार्ट में आ जाती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, और सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ। डू यू नो दिस थिंग, सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ। तो जब नाइफ के साथ काटी जा सकती है, तो उसका मतलब है उसका अंदर मेटेलिक जो फोर्सेस हैं बहुत कम है। तो पहली बात यह है कि सोडियम कंडक्टर है, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। और फिर देखें आपके पास उसका, जब उसको हम नाइफ के साथ काट सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड कम होगा। जब मेटेलिक बॉन्ड कम होगा तो उसके अंदर जो उसका मेल्टिंग बॉन्ड है वो भी कम होगा। तो 1535 ये तो आयरन का हो गया, ठीक है, कंडक्टर है लेकिन इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। हम ज़रा सोडियम की तरफ आएंगे तो उसका ऑप्शन डी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डी को, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें आपके पास उसको हम जब सोडियम को नाइफ से काट सकते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड कम है, मेटेलिक फोर्स कम है, तो उसको हम आसानी से मेल्ट भी कर सकते हैं। कंडक्टर भी है, उसकी डेंसिटी भी कम है, ठीक है।
ए नॉन मेटल एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ द टाइप्स। जी देखें आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3 एक ही किस्म का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन का सिर्फ H2O होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर के दोनों ऑक्साइड होते हैं, SO2 और साथ SO3। नॉन मेटल भी उसने कह दिया है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद क्रोमियम ऑक्साइड एज शोन, यू कैन सी ओवर हियर। एल्यूमिनियम प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शन करती है, क्रोमियम बनती है और साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? ज़रा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट मी राइट। एल्यूमिनियम प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम की वही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो एल्यूमिनियम की होती थी, Cr2O3। तो बनेगा क्या, यहाँ पे क्रोमियम रिलीज हो गया 2Cr प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहाँ 2 मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सर देखेंगे वे स्टेटमेंट आर करेक्ट, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द क्रोमियम। हाँ ये बात तो है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, क्रोमियम को रिप्लेस कर लेती है। A similar reaction would also take place between the aluminium and iron oxide, iron 3 oxide। यहाँ पे अगर हम आयरन 3 ऑक्साइड ले लें और एल्यूमिनियम ले लें तो एल्यूमिनियम इसी तरह ही करेगा, ठीक है। यानी कि हम अगर ले लेते हैं Fe2O3, ये आयरन 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं 2Al लेता हूँ तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट विल डू द सेम प्रोसेस कि 2Fe बनेगा और प्लस Al2O3 बनेगा, ठीक है। ये सिमिलर रिएक्शन वुड टेक प्लेस बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड आयरन 3 ऑक्साइड, जी भी ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय अनदर मेटल इन द ब्लास्ट फर्नेस, नहीं, यहाँ तो रिड्यूस मेटल से नहीं होती बल्कि नॉन मेटल से होती है, ठीक है ना। आपको पता है Fe2O3 हम कार्बन यूज़ करते हैं तो 2Fe होता है और साथ क्या बनती है, सर। सर। जी जी। सर ये 23वां सवाल दोबारा समझाए सर। 23rd, यस। ए नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ टाइप XO2, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन 2 होंगी और वो नॉन मेटल को हम X कर रहे हैं, ठीक है ना, X, और यहाँ पे O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 होंगी। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3 होता है, तो ये है भी मेटल, गलत हो गया। कार्बन ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 तो नहीं आ रहा, O3 भी नहीं आ रहा। हाइड्रोजन के ऑक्साइड H2O होता है, एक आ रहा है, तो ये सल्फर ही है, सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं और SO3 बनता है, ठीक सर है। जी। सर तो कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 तो नहीं, CO3 होता है उसमें सर। देखें, ए नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप XO2 और XO3, तो देखें इसके ऊपर कुछ चार्ज है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लेते हैं, लेकिन कार्बन CO3 जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो इसमें कोई चार्ज गिवन है नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, और ये वैसे स्टेबल नहीं है ना, ठीक है। और ये वाला स्टेबल है, सल्फर आंसर है। सर सल्फर पे भी तो चार्ज होता है सर। नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर चार्ज नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर भी चार्ज नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर भी चार्ज नहीं होता, नहीं होता मैं। 4 - 2 के ऊपर होता है, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके ऊपर -4 हो जाएगा। किसके ऊपर? सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर सर। नहीं, कुछ भी चार्ज -1। नहीं है। ये आपने ना बियॉन्ड द ऑक्टेट रूल जो पढ़ा है ना, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड में होती है, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन, ये रह गया आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, ये एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। एक तो ये इसका यूं बनता है, और अब देखें ये बियॉन्ड द ऑक्टेट रूल है, ठीक है, इसमें ऑक्टेट फॉलो नहीं करता। सल्फर डाइऑक्साइड में आप देखेंगे तो 6 के 6 अपने शेयर कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है, लेकिन सल्फर क्या कुछ वो और गेम होती है, तो ये बियॉन्ड द ऑक्टेट आ जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट एज द सल्फर SO2, ठीक है, और SO3, आपके पास इसका ये वाला है। और देखें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसने न्यूट्रल बताया XO2 और XO3। जी, using the periodic table from for the relative atomic masses which has the least mass। अब ज़रा देखें 0.1 मोल है और मल्टीप्लाई में इसका मोलर मास सिलिकॉन का होता है 28, ठीक है, पीरियड टेबल से देख लोगे। ऑक्सीजन का 32, तो इसका मतलब है 60, तो ये बन जाएगा 0.6, सॉरी सिर्फ 6 बन जाएगा।
ठीक है, 6 ग्राम बन जाता है इसका। अच्छा आगे देखें, 0.5 इसका मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का हो गया 32, तो ये बन जाएगा 16 ग्राम। अच्छा आगे देखें, 0.5 मैं इसका लिख रहा हूँ, और लिथियम का आप खुद मुझे बताएंगे। लिथियम का 7 है। सर 7 है सर। 0.5 और यहाँ पे 7 है, तो ये 3.5 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पर 1.0 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया का 17 होता है, तो ये 17 ही आ जाएगा। तो यूजिंग द पीरियड टेबल ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास विच हैज़ द लीस्ट मास, किसका मास कम है जी? लिथियम का 3.5 सर ग्राम। सबसे ऊपर वाला। यस सर। ये देखें, 0.1 मल्टीप्लाई 60 करें ना, कितना आंसर आता है? 6 ग्राम। 6 आ जाए सर। ठीक है। The diagram shows how an underwater iron pipe can be protected from the rusting. Sacrificial protection, okay? तो इसमें हम क्या कहते हैं, कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो कैसे आयरन से पहले कुर्बानी देगा, ठीक है, तो कॉपर तो गया निकल। ठीक है। मेटल जी कैन बी मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम और बिकॉज इट हैज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। Using iron. डी। Brass is an alloy. Which statement about brass is correct? It contains a sea of electrons. ये जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है आई थिंक, तो ये इसमें से बिजली गुजर सकती है। चले आगे देखते जाते हैं। इट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आयंस उसके अंदर नहीं होती क्योंकि ये ठीक है इसको। इट इज़ अ कंपाउंड, कंपाउंड नहीं होता, वजह ये है कि ये तो फिजिकल मिक्सचर है, गलत हो गया। इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ये भी कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड दोनों नहीं है। तो ये क्या है, इसके अंदर है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पीतल को ब्रास कहा जाता है और इसमें से बिजली गुजर सकती है। ठीक है, कॉपर और जिंक का बना होता है। विच एटम इज, आप चलो कॉपर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ ये देख लें कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं होते, गलत हो गया क्योंकि ये फिजिकल मिक्सर है। कंपाउंड ये नहीं होता क्योंकि ब्रास जो है ना, ये एक अलाय है, अलाय इज द फिजिकल मिक्सर। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे बन सकता है, ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों गलत हो गए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच आइटम इज मेड फ्रॉम द माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील से कौन सा बना होता है? विच आइटम इज मेड फ्रॉम द माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील से क्या, कौन से बनती है, ये ज़रा आप देखें। तो आपके पास जो कार बॉडी होती है ना, थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, तो ये माइल्ड स्टील से बनती है। कंटेनर टू स्टोर द गैस इन द केमिकल प्लांट, नहीं ये नहीं है। स्कैल्पल फॉर यूज इन द ऑपरेटिंग थिएटर, नहीं। सेट ऑफ कटलरी, सेट ऑफ कटलरी तो अच्छी वाली स्टील से बनती है ताकि उसको जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। तो कार बॉडी होती है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। Question number 27. The table shows the composition of the exhaust gas from an internal combustion engine. Gas 1, gas Y is 71% that is released from the exhaust, and other gases carbon dioxide has 14% है, water जो है 13% है, कार्बन मोनोऑक्साइड 1% है, ये सारी गैसेस हैं। तो गैस वाई क्या चीज़ है जो 71% होती है? अमोनिया, नहीं ये तो रिलीज नहीं होती। आर्गान, ये तो इतनी परसेंट होती ही नहीं है हवा के अंदर। क्लोरीन भी इतनी नहीं रिलीज होती। आपके पास बेसिकली नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास 78% होती है, तो उसमें कुछ हम कर लेते हैं कि वो नाइट्रोजन ही ऑक्साइड बन जाता है, 0.2% इसका कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है। तो बाकी ये इनर्ट होती है, और 78 आउट ऑफ 78% 71% इज रिलीज एज इट इज़। ओके, वेस्ट टू गैसेज डू नॉट डैमेज द लाइमस्टोन बिल्डिंग्स, तो वो वाली गैसेस जो कि एसिड रेन का सबब नहीं बनती, विच डू नॉट कॉज एसिड रेन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वेस्ट टू गैसेस नाइट्रोजन नहीं करती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं करती। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। आगे देखते जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एसिड रेन का सबब बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड चलो ये नहीं करती, लेकिन ये तो कर रही है ना। वी हैव टू चूज बोथ ऑफ देम। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों करती हैं एसिड रेन। कार्बन डाइऑक्साइड से भी थोड़ी थोड़ी एसिडिटी तो बन जाती है, लेकिन चलें अगर इसको हम इग्नोर भी कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो एसिड रेन बनती ही है।
सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ऑल दीज आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये एम्फोटेरिक होती है, नाइट्रोजन जो होती है ये, ठीक है, ये भी लाइमस्टोन बिल्डिंग को डैमेज नहीं करती, बिकॉज दे डू नॉट कॉज द एसिड रेन्स। आयरन ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय आयरन टू आयरन बाय कार्बन, which other metal can reduce the iron oxide to iron? कॉपर नीचे है आयरन से, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। आपने ये स्टडी किया हुआ है, प्लीज सेंड ब्लड भी नीचे। नीचे मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, ठीक है। प्लीज सेंड कैमल्स, मंकीज, ज़ेब्रा इन लार्ज हैवी क्रेट्स सून। तो देखें कॉपर भी नीचे आ गई है, ये भी नहीं करेगी। उसके बाद सिल्वर भी नीचे आ गई, ये भी नहीं करेगी। उसके बाद लेड है, ये भी नीचे आ गई, नहीं करेगी। तो आयरन ऑक्साइड को कौन करेगा? ये आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नहीं गिवन यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अपर आ जाता है, ठीक है ना, अल्कलाइन है मैग्नीशियम, इट्स मोर रिएक्टिव देन द आयरन। An ammonium salt was added to excess hot aqueous sodium hydroxide. An ammonium salt was added to the excess hot aqueous sodium hydroxide. Ammonia gas was evolved. Ammonia gas release हुई है. When no more ammonia gas was evolved, aluminium was added to the solution remaining and more ammonia gas was given off. तो जब आप चैप्टर नंबर 12 करोगे आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम जब हम ऐड करते हैं और अमोनिया गैस निकलती है, एल्यूमिनियम के ऐड करने पे, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करने पे अमोनिया गैस निकलती है। तो ये क्या शो करती है? नाइट्रेट आयंस, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस। यस। और दूसरा वो कह रहा है अमोनियम साल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब कैटाइन तो वो खुद पहले बता रहा है अमोनियम साल्ट NH4, ठीक है। यस सर। देखें ज़रा, एन अमोनियम साल्ट, अमोनियम तो NH4+ मौजूद है, लेकिन हमें नाइट्रेट का मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो क्लियर हो गया अमोनियम साल्ट was added to the ठीक है excess hot sodium oxide, ammonia gas was released, इसी से अमोनिया गैस निकलती है। when no more, यानी यहाँ से तो सारी गैस निकल गई जो इसमें से अमोनिया निकलना था। when no more gas was evolved, aluminium was added, एल्यूमिनियम जब ऐड की जाती है तो वो इसको क्या कर लेती है, इसको रिड्यूस करके, यानी कि इसमें से नाइट्रेट बना देती है, ठीक है। तो नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट इज द ऑप्शन। Two esters have the same molecular formula C3H6। तो मतलब इसमें देख लें मिथाइल एथेनोएट, एक मिथाइल, एक कार्बन से मिथाइल और दो कार्बन से एथेनोएट, ठीक है। इथाइल प्रोपोनेट, दो कार्बन से इथाइल, लेकिन प्रोपोनेट का मतलब तीन कार्बन, तो ये तो है टोटल तीन कार्बन, ठीक है, गलत। इथाइल मेथेनोएट, हाँ इथाइल और मेथेनोएट ये भी ठीक है। प्रोपाइल मेथेनोएट, प्रोपाइल तो तीन कार्बन होती हैं पहले से तीन, और मेथेनोएट के एक कार्बन, चार कार्बन नहीं है इसमें। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? 1 and 3 ओनली। ये देखा ना जरा आपके पास, इसकी मैं आपके पास सर ये 33 वाला समझ नहीं आया। सर 33 समझ नहीं आया। ये वाला, चले कोई बात नहीं, मैं ज़रा बता। मिथाइल, मिथाइल का मतलब हो गया एक कार्बन, ठीक है। और एथेनोएट का मतलब होता है कि एक कार्बन और दूसरी कार्बन, ठीक है। ये एथेनोइक एसिड से एथेनोएट आता है, ठीक है। तो ये जितनी इसमें हाइड्रोजन बच जाती हैं वो हाइड्रोजन लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 C3H6 और O2 हो गया, ठीक है। अच्छा, इथाइल प्रोपोनोएट, इथाइल प्रोपोनोएट क्या होता है? इथाइल तो हो गया दो कार्बन, एथेनॉल से आ जाता है। प्रोपोनोएट प्रोपोनोइक एसिड से आता है। 1 2 3, इसमें कार्बन ही ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन 3, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखें इथाइल मेथेनोएट, इथाइल का मतलब क्या हो गया? 1 2, ठीक है। और मेथेनोएट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ज़रा देखें, आपके पास तीन कार्बन है, C3 और H6 और O2, ठीक है। इसमें देखें प्रोपाइल में तीन कार्बन, मेथेनोएट की एक कार्बन, तो ये कार्बन ही ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन 3। तो आपके पास ऑप्शन 3 और 1 ही करेक्ट होगा।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, नहीं यहाँ पे OH आना चाहिए, ठीक है ना, ये गलत हो गया। एथेनोइक एसिड विल रिएक्ट एंड फिज व्हेन कॉपर इज एडेड। कॉपर वैसे बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होती है ना, तो ये तो मेटल, अच्छी वाली मेटल हो तो वो रिएक्शन करेगी, ये इनर्ट होती है ना कॉपर, ठीक है। एथेनॉल विल डीकलराइज एस्टिफाइड पोटासियम मैंगनेट, हाँ ये बात है। ये ज़रा आप इसमें देखें, एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। और आप देखोगे कि आपके पास हो, या इसको मैं एथेनॉल को यूँ लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, C2H5 को मैं कुछ एक और मॉडिफाई फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। CH3 CH2 और साथ OH, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाती हैं 2, कहाँ से आती हैं, एस्टिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आप ज़रा देखोगे कि ऑक्सीडेशन होती है CH3C, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेती हैं, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O। जो इसके 2 बॉन्ड रहते हैं इस कार्बन के, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन को रिलीज किया, ये 2 बॉन्ड बना लेती है ऑक्सीजन के साथ और साथ OH। तो एथेनॉल से एथेनोइक एसिड और साथ वाटर, ठीक है। जैसे कहते हैं शराब को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो खैर एटॉमिक ऑक्सीजन, वो तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पे आप एस्टिफाइड KMnO4 यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट प्रोवाइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन, प्रोवाइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है। और जब ये प्रोवाइड करती है और जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, डीकलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल एथेनोएट, इथाइल ना तो इधर इथाइल है ना इधर इथाइल है, ठीक है। इथाइल 2 कार्बन को कहते हैं ना, तो एक ही कार्बन है। व्हेन करेक्ट 1 मोल ऑफ द कंपाउंड X प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोपीन, आपके पास प्रोपीन बनती है, एंड 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसी को रिवर्स कर लो, प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे रिवर्स करेंगे? जरा देखे ना, व्हेन करेक्ट 1 मोल ऑफ द कंपाउंड X, ये X कंपाउंड आपके पास है, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोपीन, एक प्रोपीन बन गया और एक ही मोल आपके पास हाइड्रोजन बनती है, यानी कि प्रोडक्ट सिर्फ यही बनते हैं। तो व्हाट इज द कंपाउंड X, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, C3HO8 हो जाएगा। इसकी क्रैकिंग करोगे तो C3HO6 प्लस H2 बनेगा। अल्केन सर। अल्केन है, अल्केन की क्रैकिंग होती है, ठीक है। अल्कोहल भी नहीं है, अल्कीन भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है। Which is the correct definition of isomers? Atom with the same relative atom mass and different structures. Isomers, एटम की तो बात नहीं करते, ये कंपाउंड की बात होती है, ठीक है। कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये बात ठीक है। कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर masses एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर masses, नहीं मैसेज नहीं भाई, हम फार्मूले की बात करते हैं, मैसेज की बात नहीं करते, ठीक है। मैसेज तो सेम कार्बन मोनोऑक्साइड की भी हो सकती है और साथ नाइट्रोजन की भी हो सकती है। अब मैसेज ये दोनों कंपाउंड है, ये तो आपस में नहीं हो सकते ना, ये तो आपस में आइसोमर नहीं हो सकते। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, जैसे कि C5H12, ठीक है, इससे स्ट्रेट पेंटेन बना लें, आइसो पेंटेन बना लें, न्यू पेंटेन बना लें, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट विद एलिमेंट की बात ही नहीं है, आइसोमर होता ही कंपाउंड के बारे में है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल समझ आ गई पीछे वाला क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, which of the following has not been prepared by reacting carboxylic acid with an alcohol? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से नहीं बना, तो ज़रा हम देखते हैं। has not been prepared by the reacting the carboxylic acid and alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये वाली चीज़ आएगी। और अल्कोहल के बाद यहाँ पे आपके पास कोई भी ग्रुप आ सकता है, इथाइल, मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है।
तो ज़रा देखिए हमारे पास सी डबल वन ऑक्सीजन, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी है, ठीक है, इंडिकेट कर दे कार्बोक्सिलिक एसिड से है। और उसके साथ आगे ये देखें डाइओइक एसिड आप कर लें, ठीक है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना एक ही ग्रुप के साथ, और इसके साथ ये वाला कोई इथाइल मिथ ये बल्कि क्या आ रहा है, ब्यूटाइल आ रहा है। तो ये आपके पास ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, हमने वो देखना है। तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एथेनॉल से आया है, क्योंकि यहाँ से OH रिलीज़ हुआ था और यहाँ से H रिलीज़ हुआ था, तो ये मेथनोइक एसिड था और ये एथेनॉल था, तो H और OH मिलके H2O बन गया, ठीक है। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से मिलके बना है, तो ये भी आंसर नहीं है। हमें वो चाहिए जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलके ना बना हो। ये देखें ज़रा। अच्छा इसको देख लेते हैं, ये आपके पास मिथाइल है, मेथनॉल से आया होगा, यहाँ भी हम OH लगा लें, यहाँ से OH निकला होगा, यहाँ से H निकला होगा, तो OH और H मिलके H2 बना देते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्रोपनोइक एसिड था और ये आपके पास मेथनॉल था, तो इसका OH और इसका H आपस में मिलके H2O और इस तरह एस्टर बन गया, ये भी आंसर नहीं है। इसको ज़रा देखें, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, 1 2 3, और ये जो आपके पास है ना आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से ना बना हो, तो ये वाला आंसर है। विच ऑफ दीज पॉलीमर इज अ प्रोटीन, प्रोटीन क्या होती है? अच्छा प्रोटीन भी आपको कुछ ना कुछ इसमें बताना होगा। आपके पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और अमाइनो एसिड में अमोनिया होता है, तो किससे बेसिकली सर? अमाइनो एसिड जिसमें अमोनिया होती है। जी, तो इसमें आपके पास नाइट्रोजन होना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। अमाइनो अमोनिया होता है ना, ठीक है, तो अमाइनो एसिड यानी कि अमोनिया का होना ज़रूरी है, यानी कि अमाइनो ग्रुप का होना ज़रूरी है। अमाइनो एसिड वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेट मी टेल यू अ बिट। प्रोटीन भी आपके पास एक पॉलीमर है, किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। कार्बन, यहाँ पे R लगा रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे COOH है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे NH2 है। ये अमाइनो की वजह से इसको अमाइनो कहते हैं, अमाइनो ग्रुप की वजह से, और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसको एसिड कहते हैं, अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये आपस में रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है, और आपके पास प्रोटीन बन जाते हैं। ये क्या अमाइनो एसिड्स हैं, इसको आप कहते हैं मोनोमर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन इनसे मिलकर बनती है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, देखें, तो इसलिए विच ऑफ दिस पॉलीमर इज़ अ प्रोटीन, तो इसके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये ठीक है, ठीक है। बाकी ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यानी कि आपके पास अल्केन के साथ हैलोजन है। इन द एडिशन पॉलीमर polypropene, what is the simplest ratio of the carbon atom to the hydrogen atom? polypropene, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कोई ना कोई तो होगा इसे ना इन चारों में से, माशाल्लाह। इन द एडिशन पॉलीमर polypropene मतलब है तो प्रोपीन, प्रोपीन क्या होती है? एक कार्बन, दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन, और एक इसमें अल्कीन बांड आ जाता है, ठीक है। इसमें ज़रा देखें, H2 सिंपल H इसमें आएगा और इसमें H3 आ जाएगा। अब इसमें देखें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो कितनी है? कार्बन आपके पास 3 है और हाइड्रोजन कितनी है? 6 है, तो 1:2 बनती है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि ये मोनोमर है, और जब ये पोली बनेगा तो ये डबल बॉन्ड टूटता जाएगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा, रेशो सेम रहेगी। तो 3:6 आप क्या कह सकते हैं, सिंपल करके 1:2 बनता है कार्बन टू हाइड्रोजन। भाई इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, 1:2।
ठीक है, ये तो यस full सर। नो सर, 1:2 ए और Which डी। statement about the vegetable oil and margarine made from it is correct? बोथ है लिक्विड है रूम टेम्परेचर, नहीं दोनों लिक्विड नहीं है भाई, ये तो आपके पास डालडा घी होता है ना, ये सॉलिड है। बोथ अक्कर नेचुरली, ये तो वेजिटेबल ऑयल तो नेचुरली होता है, लेकिन मार्गरीन नेचुरली नहीं होता, इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्गरीन हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये बात ठीक है कि मार्गरीन जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इस वजह से ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, सॉलिड होती है। और वेजिटेबल ऑयल आपके पास क्या होता है, लिक्विड होता है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ द फ्यूर कार्बन डबल बॉन्ड्स देन द मार्गरीन, नहीं ऐसी बात नहीं है। फ्यूर मतलब क्या है कि मार्गरीन के अंदर है ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन वेजिटेबल ऑयल के अंदर क्या होते हैं, कम होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, इसके अंदर डबल बॉन्ड होते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास मार्गरीन हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट, मार्गरीन यानी कि जिसको डाल्डा घी कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेजिटेबल ऑयल।